हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना एंशियंट हिस्ट्री का हमने एक चैप्टर जो अपना सिंधु घाटी सभ्यता है बड़ा डिटेल में हमने वो चैप्टर कर लिया। इससे अगला जो चैप्टर है वैदिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ना है। वैदिक पीरियड को याद करने का मैं सबसे बेस्ट तरीका आपको बताती हूँ। इसको 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। पहले तो आपने ऋग वैदिक काल, इसके बारे में पढ़ना है सारा। फिर उत्तर वैदिक काल, और इसका जो लिटरेचर है बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं उससे। इसलिए आपने क्या करना है, 3 पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करना है। ऋग वैदिक काल पढ़ा आपने, ठीक है जी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल पढ़ना है, फिर दोनों का कंपैरिजन करके देखना है, और लास्ट में इसका लिटरेचर दोनों पीरियड का, ऋग वैदिक काल का भी और उत्तर वैदिक काल का भी, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी किस तरह से याद करना आपने। आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वैदिक काल, इसके बारे में देखिए। कहते सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, ठीक है जी, जो पूर्णतः क्या थी, ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। और काल कितना था उसका, 2250 से लेकर 1750 BC ईसा पूर्व उसका टाइम पीरियड था, ठीक है जी। सिंधु घाटी को जो टाइम पीरियड जो माना जाता है, सर्वमान्य है, कौन सा है, 1500 से लेकर 600 तक। इसको 2 पीरियड में डिवाइड कर देंगे, 15 से 1000 और 1000 से 600। इस तरह से हम इसको डिवाइड करके चलेंगे। तो 1750 से 1500 के बीच में जो 250 सालों का गैप पड़ता है, उसकी भरपाई कौन करेगा, ये पीरियड कहाँ गया, इसके बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं है। और वैसे भी एक जगह पर जब किसी सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद कोई नई सभ्यता का अगर बसाव होना है तो उसके लिए टाइम पीरियड तो भाई चाहिए होगा, लगेगा उसके लिए टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखते हैं वैदिक काल। ये हमारा हो गया, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता प्रकाश में आई, एक नई दुनिया हमें देखने को मिलती, इसके बारे में जानेंगे। जैसे हम साथ साथ में माइंड में क्या है, कंपैरिजन करके चलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे और वैदिक सभ्यता के टाइम पे जो लोग आए वो कैसे थे, इनके बारे में देखना है। कहते इसकी जानकारी हमें वैदिक ग्रंथों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। इन 4 वेदों से इस पीरियड की हमें जानकारी मिलती है। इसलिए इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता और इस काल को वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है जी। आर्यों द्वारा परिवर्तित होने के कारण इस सभ्यता को आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या थे, आर्य थे, अपने आप को ये क्या कहते थे, हम आर्य लोग हैं। और इस काल को, इस सभ्यता को क्या बोलेंगे, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, ये देखिए, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन याद करने लायक है। आर्य शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है उत्तम, श्रेष्ठ या उच्च कुल। अपने आप को ये बहुत महान मानते थे, उच्च मानते थे, सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उत्तम मानते थे बाकियों से, ठीक है जी। आर्य शब्द का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। और आर्य किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। कहते आर्य शब्द एक जाति विशेष को समझा जाता है। आर्य शब्द से हम क्या समझते हैं, एक विशेष जाति के लिए यूज किया जाता है। आर्य शब्द संस्कृत भाषा का है, ये हमारा हो चुका है। आगे देखते हैं। जो ये आर्य सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें डिटेल कहाँ से मिलती है। कुछ तो कुछ लिखा हुआ स्रोत मिला होगा, हाँ जी, भर भर के स्रोत मिला है। इसके तो वैदिक ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं, उपवेद हैं, बहुत सारा डाटा हमें इसके बारे में मिलता है। देखते हैं, कहते हैं ऋग्वेदिक एक वैदिक संहिता है, वेद संहिता बोला जाएगा। ऋग्वेद क्या है, एक वेद संहिता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऋग्वेद है क्या है, नीचे ऑप्शन दे होंगे, उसमें से एक संहिता है, जिसमें कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं जी, 10 मंडल हैं। तथा 1028 सूक्त हैं। सूक्त मतलब अपने ऋचाएँ, ये मतलब ये पाठ जो बोले जाते हैं,
ऋग्वेद के 3 पार्ट, अगर ऋग्वेद को भी हम डिवाइड करें तो कितने पार्ट बनते हैं? इसके 3 पार्ट बनते हैं। एक तो है साकल, जिसमें 1017 क्या दिए हुए हैं? मंत्र दिए हुए हैं। और दूसरा है बालखिल्य, और तीसरा आपका आगे है वाक्कल। वाशकल नहीं है, वाक्कल है यहाँ पे, ठीक है जी। इसमें कितने मंत्र हैं? 56 मंत्र हैं। कितने? 56। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस किताब को। और इसे क्या कहा जाता है? वेद संहिता भी बोला जाता है, ठीक है जी। और साकल, बालखिल्य और वाशकल, ये 3 पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड है। आगे है पुरातात्विक। पुरातात्विक मतलब आर्कोलॉजिस्ट, जो हमें चीजें मिली उसके बारे में। कहते बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला? सीरिया, आज का जो सीरिया, वहां से। इसे मितनी अभिलेख भी बोला जाता है। कहाँ? जो लगभग कब का है? 1400 ईसा पूर्व। 1400 ईसा पूर्व का है, तो मतलब यहाँ पे वैदिक पीरियड जब होगा तब उसके कंटेम्परेरी ये लिखा गया होगा। क्या लिखा है इसके अंदर? देखो जरा। कहते इसमें हित्ती राजा और सुबलिम्मा और मितनी राजा, कौन? मित्यु अजा, ध्यान से देखो। कहते बोगाज कोई का अभिलेख है, ठीक है जी, मान लिया। कहाँ से मिला? सीरिया से। और कितने टाइम पहले लिखा गया? 1400 BC से में ये लिखा गया था, ठीक है जी। कहते इसमें हित्ती राजा, हित्ती एक जगह का नाम, हित्ती के जो राजा थे कौन? सुब्बीलिम्मा, और मितनी के राजा कौन? मत्यु अजा के मध्य एक संधि हुई थी, ठीक है जी। 2 राजाओं के बीच में क्या हुई? संधि हुई। और उनका जो विटनेस कौन बने थे? हमारे वैदिक देवताएं। कौन कौन से? इंद्र, वरुण, मित्र, नास्य का उल्लेख किया गया है। कहते हुई संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक देवताओं, आप कहते हैं ना, दो बंदों के बीच में राजीनामा हो रहा है, भी आप लिखो आप कौन कौन गवाह हो, आगे से ये ऐसे नहीं करेगा, आगे से ये ऐसे नहीं करेगा, होता है ना। वैसे ही बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से मिला? सीरिया से। कब का है? 1400 BC का, ठीक है जी। 2 राजाओं के बीच संधि हुई है और उसके विटनेस कौन बने हैं? ये वैदिक काल के देवता बने हैं। कहते इसके अतिरिक्त इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। बिल्कुल किया गया है जी, मतलब ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। किसका? इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नास्य का। कसाइट अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। कसाइट अभिलेख कहते 1600 ईसा पूर्व के ईरान से है ये। 1600 ईस्वी ईसा पूर्व के इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत आई। इस अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। 1600 BC का ये अभिलेख है, उसमें क्या जानकारी मिलती है कि ईरान से एक आर्यों की शाखा किस ओर आई? भारत की ओर आई। तो ये जो भारत में जो आर्य आए ये वही हो सकते हैं, अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है जी। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों के मत। कहते आर्य भी कहाँ से आए, इसके बारे में क्या विद्वान अपने अपने मत देते हैं। कोई कहता है जी उत्तरी ध्रुव से आया, कोई कहता है जी तिब्बत से आया, कोई कहता है जी यूराल के पास, यूरेशिया के पास से ये आए, कोई कहता है जी ये मध्य एशिया से आए। तो ये हमने देखने किसने क्या बोला, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और सर्वमान्य क्या है ये देखते हैं। कहते बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या बोला? आर्कटिक प्रदेश को बोला कि ये यहाँ से आए थे। इनकी किताब है आर्कटिक होम ऑफ द इन वेदास, आर्कटिक होम इन वेदास। ये किसकी बुक है? बाल गंगाधर तिलक जी की बुक है। इन्होंने क्या कहा? आर्कटिक प्रदेश है, उत्तरी ध्रुव से ये आए हैं, ठीक है जी। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत भी ये मानते हैं इनको। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बोला? ये लोग कहाँ से आए हैं? तिब्बत से आए हैं। कौन सी पुस्तक इनकी? सत्यार्थ प्रकाश में बोला इन्होंने। आगे है जी डॉक्टर स्फुरणानंद क्या कहते हैं? आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के निकट से आए हैं। डॉक्टर अविनाश चंद्र क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु इनका क्षेत्र रहा होगा। मैक्स मूलर सबसे ज्यादा ये मान्य है, मैक्स मूलर का सिद्धांत सर्वमान्य है। क्या बोला? मध्य एशिया से आए हैं, आपने ये ध्यान में रखना है। अब तो ये होगी इनके बारे में जानकारी भी, कौन कहाँ से आया, किसने क्या बोला, इसके बारे में ये हमने देखना है। और कहाँ से इनके वो मिलते हैं जानकारी।
कासाइट, बोगास अभिलेख के बारे की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, मतलब इसके साक्ष्य मिलते हैं वैदिक काल के। ओके, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है जी। कैसे? 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का एक काल माना जाता है, जिसे बोलते हैं ऋग्वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना जाता है। मैंने आपको बताया वैदिक काल की हमने इंट्रोडक्शन कर ली है। अब इस पीरियड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी कि आपका 1500 से लेके 1000 तक का ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का जब दोनों का आप पढ़ लोगे तो कंपैरिजन करेंगे, फिर सारा लिटरेचर हम पढ़ लेंगे इसके बारे में। कहते हैं ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में जानकारी करते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल, इस काल में लोग मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर थे। कृषि का स्थान क्या था? गौण था, सेकंड नंबर पे, मतलब जो सेकेंडरी इनका काम था वो क्या काम था? कृषि था। लेकिन प्राइमरी वर्क कौन था जो पहला, मतलब ज्यादा मुख्य है, कौन सा? पशुपालन था। इस काल तक लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है जी। आपने ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है कि ऋग्वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 बीसी तक लोगों को, इन लोगों को, वैदिक काल के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। इस काल की सभी जानकारी का एकमात्र स्रोत है कौन? ऋग्वेद है। ऋग्वेद आर्यों का प्राचीनतम और पवित्र क्या है? ग्रंथ है। ओल्डेस्ट जो बुक है, जो ओल्डेस्ट वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ, ईरानियों का एक ग्रंथ है जेंदा अवस्था में काफी समानता पाई गई। जैसे आर्यों का जो धार्मिक पुस्तक है क्या है? ऋग्वेद है। और इसकी समानता ईरानियों के कौन सी बुक? जेड अवस्था में काफी समानता देखने को मिलती है। चलो भी, एक दुनिया बस के गई है, सिंधु सभ्यता के बाद एक नई दुनिया हमें देखने को मिलती है जो कि ग्रामीण है। उसकी राजनीति कैसी थी? उसकी राजनीति के बारे में जानते हैं, देखते हैं क्या है। कहते राजनीतिक अवस्था, सर्वप्रथम जब आर्य भारत में आए तो उनका यहाँ के दास अथवा दस्यु कहे जाने वाले लोगों से संघर्ष हुआ। अंत में आर्यों की विजय होती है। ये कई बार आपने टीवी पे बहस भी सुनी कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? दस्यु लोग हैं, दास लोग हैं। हमें यहाँ के लोगों को क्या माना जाता था? दास माना जाता था। अपने आप को ये क्या मानते हैं? श्रेष्ठ मानते हैं। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले होने का कारण इन्हें पंचजन्य कहा गया था। कहते ऋग्वेद में इसमें 5 जन की जानकारी मिलती है और इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं? पंचजन्य भी बोलते हैं। और वो कौन कौन है? पुरु, यदु, अनु, तुवुर्सु एवं द्रयु। ये आपने याद करें, पुरु, यदु, अनु, तुवुर्सु एवं द्रयु। पुरु, यदु, अनु, तुवुर्सु एवं द्रयु, ये 5 जन थे। 5 जन के कारण इन्हें क्या कहा गया? पंचजन्य। ठीक है जी। कहते भरत, किरवी एवं त्रिस्तस, 3 याद करो। भरत, किरवी, त्रिस्तस आर्य शासक के वंश थे, शासक वंश थे। यानी कि ये भरत कुल के नाम से ही इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष पड़ा। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का नाम जो है वो किसके नाम पे पड़ा? किसके नाम पे पड़ा? ऋग्वैदिक में भी एक शासक वंश था भरत, उसी के नाम से क्या पड़ा? भारत पड़ा इसका नाम। कहते भरत कुल के पुरोहित ऋषि विशिष्ट थे। जो भरत एक कुल था, यानी कि भरत एक वंश था, इसके जो पुरोहित थे, इनके जो अपने वंश के एक पंडित होते हैं, पुरोहित होते हैं। भरत वंश के पंडित कौन थे? पुरोहित कौन थे जी? कौन थे? विशिष्ट थे। ऋषि विशिष्ट हुआ करते थे, ऋषि विशिष्ट थे। भरत वंश के राजा, अब इस वंश का एक राजा बना कौन? सुदास। कौन बना? सुदास। तथा अन्य 10 जनों के मध्य दशराज का युद्ध होता है। 10 राजाओं का युद्ध
कौन सी नदी के किनारे? परुष्णी नदी के किनारे तट पर लड़ा गया, जिसमें सुदास की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है, सुदास की विजय होती है। आपने ये याद रखना है। सुदास किस वंश का शासक बना? भरत वंश का। उसका पुरोहित कौन था? वशिष्ठ था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसमें क्या है कि इसने ना सुदास ने क्या किया था, इस पुरोहित को हटा दिया था, इसकी जगह पे किसको बना लिया था? विश्वामित्रा को बना लिया। विश्वामित्रा ने क्या किया, इसको मतलब कि विशिष्ट ने क्या किया, जब इसको नाराजगी हुई इस बात से कि मुझे पुरोहित के पद से हटा के विश्वामित्रा को बनाया जा रहा है, तो इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। 10 बाकी राजाओं से जन के लोगों से मिला और क्या कर दिया, राजा के खिलाफ युद्ध कर देता है। ये इसका कारण है। देख लेते हैं। हाँ, परुष्णी नदी, परुष्णी नदी कौन सी भाई? रावी। परुष्णी नदी कौन सी? रावी। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि वैदिक काल में इस नदी का नाम बताओ जी, क्या कहा जाता था? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, इनका नाम क्या हुआ करता था? तो आपने बताना है, याद रखना है इस चीज का। तो परुष्णी का नाम रावी, आज का रावी, पुराना नाम परुष्णी, और ब्यास का विपाशा, ये याद रखना आपने। ठीक है जी। झेलम का वितिस्ता, जिसे हाइडिपिस भी बोला जाता है, सिकंदर वाला जो युद्ध हुआ था वहां पे, आपने याद रखना है। आगे देखते हैं। कुछ समय बाद पराजित राजा पुरुओं और भरतों के बीच मैत्री संबंध स्थापित हो गए। इनके क्या हो गया था भी? मैत्री संबंध भी स्थापित हो गया। किस किस के बीच में? पुरुओं के राजा और भरत के राजाओं के बीच। जो पुरु के राजा है ना, ये इनके खिलाफ पहले इन्होंने क्या किया था? भरत वंश के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था, दशराज का युद्ध, जो मैंने अभी आपको बताया। इनके बाद में क्या होता है, इनमें मैत्री संबंध स्थापित होता है, होने से एक नवीन कुरु वंश की स्थापना हुई। कौन सा वंश नया चालू हो गया? कुरु वंश। और यह वंश उत्तर वैदिक काल में प्रसिद्ध हुआ। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में ये वंश क्या होता है? बहुत प्रचलित होता है। ऋग वैदिक काल में समाज कबीले के रूप में संगठित था। मतलब जो समाज था किसके रूप में संगठित था? कबीले के रूप में संगठित था। ये क्वेश्चन मास्टर कैडर के 41-61 के क्वेश्चन में आया हुआ है कि कबीलों को क्या कहा जाता था? जन कहा जाता था। और ये सुदास वाला जो युद्ध है ये भी आया हुआ है एग्जाम में। आगे देखते हैं। आरंभ में आर्यों के कुटुंब, कुल या परिवार रक्त संबंधों पर आधारित थे, जिनका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप या कुलपति। मतलब परिवार का, एक पूरे कुटुंब का, एक पूरे कुल का एक कौन अध्यक्ष था? कुलप या फिर से कुलपति बोला जाता था। ठीक है जी। कुलप परिवार का मुखिया होता था। कौन मुखिया होता था परिवार का? कुलप मुखिया होता था। अनेक परिवारों को मिलाकर क्या बनता था? ग्राम बनता था। अनेक परिवारों को मिलाकर क्या बनता था? ग्राम बनता था, जिसका प्रधान कौन होता था? ग्रामणी। तथा अनेक ग्रामों को मिलाकर क्या बनता था? विश बनता था, और विश का प्रधान विशपति कहलाता था। और कुटुंब है या ग्रह है, सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई था। आप ये देखिए, पहले क्या है? एक कुटुंब है, एक ग्रह है, ग्रह, इसका कौन है हेड? ये है ग्रह, एक कुटुंब है, इसका हेड कौन है? कुलप या फिर कुलपति। कुलपति। ठीक है जी। ग्रहों को मिला के, ऐसे बहुत ज्यादा परिवारों को, ग्रहों को मिला के क्या बन गया? एक ग्राम बना। क्या बना? ग्राम बना। और ग्राम के हेड को क्या बोलते थे? बोलो क्या बोलते थे? ग्रामणी। क्या बोलते थे? ग्रामणी। ये लिखा हुआ। ठीक है जी। और ग्रामों को, बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर क्या बनेगा? विश बनेगा। विश। और विश के हेड को क्या बोलते थे? विशपति। क्या बोलते थे? विशपति। और बहुत सारे विषयों को मिलाकर क्या बनता था? जन बनता था। क्या बनता था? जन। और जन के जो हेड है उसको क्या बोलते थे? राजन। राजन। अब सबसे छोटी इकाई क्या होगी भाई? ग्रह है, परिवार,
सबसे छोटी इकाई। परिवारों के हेड को, कुटुंब के हेड को क्या बोलते थे? कुलप या फिर कुलपति। ऐसे परिवारों को मिला के क्या बनता था? ग्राम बनता था। ग्राम के हेड को ग्रामीण बोलते थे। ऐसे ही ग्रामों को मिला के विश्व बनता है। विश्वों के हेड को विश्वपति बोलते थे। विश्वों को मिलाकर बहुत सारे क्या बनता था? जन। जन के हेड को क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। आपने ये ध्यान में रखना है। सबसे छोटी इकाई पूछ लेते हैं, कभी कभी किसी हेड पूछ लेते हैं, इसके हेड को क्या कहते थे, तो आपने ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये आ गया, अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप भी होता था भी। ठीक है, आपसे ये भी बोल देंगे राजा को अन्य नाम राजन या फिर गोप होता था। शासन का प्रधान राजन हुआ करता, पूरे शासन का हेड कौन होता था? राजन होता था। ऋग्वैदिक काल में राजन या गोप का पद अनुवांशिक था। अनुवांशिक का मतलब कौन? जैसे एक पिता है वो राजन है तो उसका पुत्र वो अगला राजा बनेगा या राजन बनेगा, गोप बनेगा। आपने ये ध्यान में रखना है। इस काल में राजा भूमि का स्वामी न होकर प्रधानतः युद्ध का नेता होता था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। देखिए, राजा की सहायता हेतु इस काल में 3 अधिकारी, ये बड़े ध्यान में रखने वाली बातें हैं। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी का वर्णन मिलता है। प्राय पुरोहित का पद क्या था? वंशानुगत था। ठीक है जी। सेनानी के पद को तो फिर भी मतलब अगर योग्य नहीं तो हटाया जा सकता, लेकिन जो पुरोहित है ना ये वंशानुगत था। जैसे राजन क्या था? वंशानुगत था, एक के अगले से अगली पीढ़ी अगला शासक बनता जाएगा, राजा बनता जाएगा, गोप बनता जाएगा। वैसे ही पुरोहित भी, पुरोहित मतलब एक पुरोहित है किसी राजा का तो उसका बेटा भी अगला क्या? पुरोहित का बेटा भी पुरोहित ही बनेगा यहाँ पर आकर। ठीक है जी। राज्याभिषेक के अवसर पर ग्रामीणी, रथकार तथा कमादी आदि उपस्थित होते थे। इन्हें रली कहा जाता था। आपसे पूछेंगे वैदिक काल में रली किसे कहते थे, तो आप बताओगे ग्रामीणी, रथकार, कमादी आदि क्या थे? जो राज्याभिषेक के टाइम पे उपस्थित होते थे, इन्हें रली कहा जाता था। इनकी संख्या राजा को मिलाकर कितनी होती थी? 12 होती थी। राजा को मिलाकर कितनी संख्या? 12 संख्या। इस काल के अन्य पदाधिकारियों में पुरुप तथा दूत उल्लेखनीय है। पुरुप यानी दुर्गपति। दूत के कार्य राजनीतिक थे, जो सामान्य संधि विग्रह के प्रस्तावों को लेकर अन्य राजाओं में जाते थे। देखिए 2 व्यक्तियों के नाम है, पद के नाम है। पुरुप, पुरुप क्या होता था? ये राजा का एरिया है, ये दुर्ग है राजा का। इसके हेड को यहाँ पे जो हेड था उसको क्या बोलते हैं? राजा का एक दुर्ग बनाया हुआ है, सारी बाउंड्री की हुई है, इसके हेड को क्या बोलेंगे? दुर्गपति। दुर्गपति बोला जाता था। और जो दूत है ना ये क्या था? राजनीतिक क्या काम करता था? जो समय समय पर क्या करता था? दूसरे राजाओं के पास क्या लेके जाता था? संधि विग्रह के प्रस्तावों को, संधि करनी है, युद्ध के बाद संधि करनी है, तो ये अब बढ़ चढ़कर आगे काम करता था। हाँ जी, ऋग्वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। जनतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का जिसमें क्या हो? इन्वॉल्वमेंट हो। लोगों की इन्वॉल्वमेंट होने वाली संस्थाएं 3 प्रकार की बनती है यहाँ पर। किसमें? सभा, समिति और विदित। लोगों की इन्वॉल्वमेंट, आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट वाली 3 संस्थाएं बनती है। कौन सी? सभा, समिति और विदित। ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कई बार कि इस समिति का बताओ क्या काम था, इसका क्या काम था, ये इसमें कौन कौन लोग शामिल होते थे, ये हमने देखना है। यहां देखते हैं सभा के बारे में। पहले कहते सभा, यह श्रेष्ठ एवं संभ्रात लोगों की संस्था है। संभ्रात मतलब स्पेशल लोगों की, श्रेष्ठ मतलब स्पेशल लोगों की। सभा वर्तमान की लोकसभा के बराबर थे। ऋग्वेद में इसका कितनी बार? 8 बार उपयोग हुआ है। मतलब इस सभा के जो मेंबरशिप है इनको क्या करते थे? लोग चुन के भेजते थे। भी सभा में जो लोग होंगे उनका चुनाव कौन करेगी? आम जनता करेगी। ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए सभा में भेजा जाता है। इसमें पशु नहीं, पुरुष
पुरुष, पशु नहीं पुरुष। इसमें इसके पुरुष सदस्यों को सभ्य बोलते थे। क्या बोलते थे? सभ्य। ठीक है जी। और स्त्रियों की को सभावती बोला जाता था। सभा किसके द्वारा चुनी जाती थी? आम लोगों के द्वारा चुनी, मतलब कि जैसे आज की लोकसभा है वैसे ही क्या हुआ करती थी, ये सभा हुआ करती। इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? 8 बार इसका उल्लेख हुआ है। ठीक है जी। इसके जो पुरुष सदस्य थे उसको सभ्य बोलते थे और स्त्रियों को सभावती बोलते थे। समिति देखते हैं, कहते यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी तथा सामान्य जनता का क्या करती थी? प्रतिनिधि करती। इसमें इसे राजा को चुनने एवं पदच्युत करने का भी अधिकार था। मतलब राजा को हटाने का और पदच्युत करने का भी अधिकार था। ठीक है जी। समिति में स्त्रियां भी भाग लेती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बताया कि राजा का पद वंशानुगत होता है जी, लेकिन राजा के अगर कुछ ऐसे कार्य हुए जो जनता के विरोध में है, जो गलत है, तो इस समिति के द्वारा क्या है? राजा को हटाया भी जा सकता था। ये समिति इसलिए बनती है। आगे देखते हैं, कहती समिति वर्तमान के राज्यसभा के बराबर थी। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है जी? समिति का 9 बार। सभा का कितनी बार हुआ है? 8 बार। सभा आज की लोकसभा के बराबर, समिति आज की राज्यसभा के बराबर। राज्यसभा के मेंबर को हम तो डायरेक्ट चुनाव वोट नहीं देते ना, हमारे चुने हुए मेंबर ही क्या करते हैं? आगे लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को चुनते। उसी तरह से समिति के भी थे। और समिति के हेड को क्या बोलते थे? ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान बोलते थे। समिति वर्तमान की राज्यसभा के बराबर थी। ऋग्वेद में इसका 9 टाइम इसका क्या हुआ? उपयोग हुआ है। अथर्ववेद सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। कहता है अथर्ववेद जो हमारा चौथा वेद है उसके अंदर सभा और समिति को किसकी पुत्रियां बताया है? प्रजापति की। ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। विदित की बात कर लेते हैं। 3 संस्थाएं बताई मैंने, सभा, समिति और विदित। विदित के बारे में देखते हैं। यह आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। इसे जनसभा भी कहा जाता है। ठीक है जी। क्या काम करती थी? विदित धार्मिक तथा सैनिक महत्व का कार्य करती थी। कौन से कार्य? धार्मिक और सैनिक महत्व के कार्य करती थी। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीण और चरगाह के जत्थों के प्रधान को वज्रपति कहा जाता था। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीण, ठीक है जी, ये याद रखना है। चरगाह के जत्थों के प्रधान को वज्रपति कहा जाता था। ये भी आपने याद रखना है। आगे इनका सामाजिक जीवन देखते हैं। अभी तक हमने सिर्फ राजनीतिक जीवन देखा, अब हम देखेंगे सामाजिक जीवन। कहते ऋग्वेद समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार, गृह या कुल होती थी। ऋग्वेद में कुल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। आप कहते हैं ना कुल शब्द का उल्लेख यहाँ पे नहीं मिलता। सबसे छोटी इकाई भी कुल ही है। परिवार के लिए ऋग्वेद में गृह शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है जी। और गृह के हेड को गृहपति भी बोला जाता है। ऋग्वेद में जन शब्द का लगभग 275 बार एवं विश्व शब्द का 170 बार उल्लेख हुआ है। ग्रहों को मिला के क्या बनता है? ग्राम बनता है। ग्राम को मिला के क्या बनता है? विश्व बनता है। विश्व को मिला के क्या बनता है? एक जन बनता है। और जो परिवार के गृह के या हेड को क्या बोलते हैं? गृहपति बोलते हैं, कुलपति बोलते हैं। और ग्राम के हेड को क्या बोलते हैं? ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण, ग्रामीणी। और विश्व के हेड को विश्वपति बोलते हैं। जन के हेड को क्या बोलेंगे? राजन, राजा, गोप बोलते हैं। ठीक है जी। आगे देखते हैं। ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। मतलब कि इसमें क्या था? ये पुरुष प्रधान था। पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता थी इसमें। पिता ही परिवार का मुखिया होता था। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर व सम्मान दिया जाता था। पितृसत्तात्मक होने के बावजूद भी इस समाज में औरतों का सम्मान बराबर था। ठीक है जी। आगे देखते हैं।
स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी। हम कहते हैं हमें आज़ादी है, हमें किस चीज़ की आज़ादी है? वो टाइम पीरियड अच्छा था जहाँ पे स्त्रियों को विवाह संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी, इन्हें शिक्षा पाने तथा राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने की अधिकार था। लोपामुद्रा, विश्वास अपाला और घोषा इस काल की ऐसी विदुषी महिलाएं थी। इस काल की ये क्या थी? विदुषियां थी भाई। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वारा, ये आपने याद रखना है। इसके आगे देखते हैं, आर्य लोगों का विवाह दास और दस्युओं के साथ निषिद्ध था। निषिद्ध मतलब मनाही थी। दस्यु लोग कौन थे भाई? जब आर्य लोग यहाँ आए बसाव के लिए तो यहाँ से जो पहले से जो लोग रह रहे थे उन्हें ये क्या बोलते हैं? दास या दस्यु, और उनके साथ इनका क्या है? वैवाहिक संबंध नहीं हो सकते। इन्होंने ये मनाही की है इसके अंदर। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का उल्लेख मिलता है जो दीर्घ काल अथवा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को अमाजू कहते थे। ठीक है जी। ऐसी कन्याएं जो लंबे समय तक शादी ना करे या फिर वो हमेशा ही अपना पूरा जीवन क्या है? अविवाहित गुजारे, ऐसी लड़कियों का क्या कहा गया? अमाजू। आपने ध्यान में रखना। कहते सामान्यतः परिवार में एक पत्नी विवाह प्रथा प्रचलित थी, यद्यपि कुलीन वर्ग के लोग कई कई पत्नियां रखते थे। एक ही पत्नी रखनी होती थी, लेकिन जो ये थे ना रॉयल फैमिली वाले, ये शादियां कर सकते थे ज़्यादा। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, ये आपने ध्यान में। अंतरजातीय विवाह होते थे, इंटरकास्ट मैरिजेस होती थी, लेकिन दस्युओं के साथ नहीं करना। उन्होंने क्या बोला है? दस्युओं के साथ में, दासों के साथ में शादी नहीं करनी, बाकी आप इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हो। समाज में सती प्रथा की प्रचलित होने का उदाहरण नहीं मिलता, ना बाल विवाह न सती प्रथा। ये था सर्वश्रेष्ठ आर्यों की पहचान, ना तो बाल विवाह ना ही क्या है समाज में स्त्री प्रथा के प्रचलित होने का उदाहरण। स्त्रियों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार था, बिल्कुल था, परंतु संपत्ति, पिता की संपत्ति में इनको कोई अधिकार नहीं था। संपत्ति संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी। आर्यों का प्रारंभिक समाज वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म पे आधारित था। मतलब आप कहते हैं ना कुम्हार कोई जाति नहीं है, काम का नाम है। कि बर्तन बनाने वाले को क्या कहा गया? उसके वर्ण को नाम, उसके काम के नाम को क्या दिया गया? कुम्हार। लोहार जो लोहे का काम करता है। लेकिन आज ये क्या बन चुकी? जातियां बन चुकी हैं। लेकिन ये जाति बेस नहीं था, ये कर्म बेस हुआ करता था। कब? ऋग्वेदिक काल में। आर्यों की 3 प्रमुख वर्ग थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह वर्गीकरण जन्मजात या जातिगत न होकर कर्म के आधार पे निश्चित किया गया था। मतलब ये काम के ऊपर आधारित था। एक फैमिली में मतलब 4 लड़के हैं या जो भी हैं, 4 लड़के लड़कियां जो भी है, वो जो काम करते थे वो उनके क्या हो जाएंगे? वर्ण हो जाएंगे उनके। और बाद में क्या हो गया? मतलब कुम्हार का जो बेटा पैदा हुआ, चाहे वो इंजीनियर बन जाए, वो कुम्हार ही कहलाएगा। माली का बेटा चाहे आईएएस बन जाए, वो माली ही कहलाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? वंशानुगत हो गया, मतलब कि पिता से मिला हुआ उसके जाति के आधार पे, जन्म के आधार पे हो गया। लेकिन कर्म के आधार पे ये डिवीजन हुआ था। ये मूर्खता है लोगों की। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्ग का उल्लेख मिलता है। इस सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के यानी कि परमात्मा के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ग में क्या बोला गया है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ना, इसको जन्म परमात्मा के कहाँ कौन कौन से अंगों से? ब्राह्मण परम पुरुष के परमात्मा के यानी कि मुख से, क्षत्रिय कहाँ से? उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जांघों से, शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो ये
कहा गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के शेष भाग में कहीं भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं मिलता। ये इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करके रखना कि किसी भाग में, सिर्फ ये 10वें मंडल को छोड़ के और कहीं पे भी वैश्य और शूद्र का वर्णन नहीं है। ऋग्वैदिक समाज में दास या अथवा दस्युओं का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें आर्यों का क्या बोला गया, प्रबल शत्रु बताया गया है एवं अमानुष कहा गया है। क्या कहा गया है? अमानुष। मानुष ही नहीं है, अमानुष क्या हुआ अभी, जो मानुष ही ना हो। ऋग्वैदिक काल के लोगों का सोम क्या था, मुख्य पेय पदार्थ था। सोम पीते थे ये, जैसे दारू वगैरह जो होती है, सोम बोला था। इस काल में मांसाहारी एवं शाकाहारी दोनों तरह के भोजन किए जाते थे। ये लाइन सिमिलर लग रही है आपको कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के। वो भी क्या थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही हुआ करते थे। ठीक है जी। और यहाँ पे उनका प्रबल शत्रु कौन था? दास और दस्यु। उन्हें क्या बोलते थे? अमानुष बोलते थे। वेशभूषा की बात करें तो सूती, ऊनी, रंगीन कपड़ों का प्रचलन हुआ करता था। स्त्री एवं दोनों आभूषण के प्रेमी थे, यानी कि दोनों ही क्या पहनते थे? आभूषण, गहने पहनते थे। इनका आर्थिक जीवन देखते हैं कि आर्थिक जीवन कैसा था। मतलब अगर इस संसार में ये रह रहे हैं कि कमाई के काम धंधे क्या थे, कमाई का साधन क्या था, इन लोगों का क्या करते थे, ये देखते हैं। ऋग्वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। एक तो ये ध्यान में रखना ही रखना है। ऋग्वेद में आर्यों के मुख्य व्यवसाय के रूप में पशुपालन एवं कृषि का विवरण मिलता है। प्राइमरी कौन सा है, मेन कौन सा है? पशुपालन। और सेकेंडरी कौन सा है? कृषि। आपने ये ध्यान में रखना। किंतु पशुपालन को ही ऋग्वेद में आर्यों ने अपना मुख्य व्यवसाय बनाया था। तो मुख्य व्यवसाय कौन सा हो गया इनका? पशुपालन। ऋग्वेद में गव्य एवं गवस्ती शब्द चारागाह के लिए प्रयुक्त किया था। गव्य एवं गव्यती, ये दो शब्द हैं, इसको ध्यान में रखना। आपको पूछेंगे वैदिक काल में गव्य का अर्थ था क्या था? अभी चारागाह के लिए। गव्यती का आप पूछेंगे तो चारागाह के लिए यूज होता था। इस काल में गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में ही होता था। गाय को अघन्य बोला गया। भी अघन्य मतलब जिसको मारा ना जाए, काटा ना जाए, जिसकी बलि ना दी जाए, जिसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। और कोई चीज, इनकी धन दौलत का मतलब अंदाजा लगाने का भी साधन यही था कि जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होंगी वो उतना ही क्या होगा? अमीर होगा। और ये कोई सामान खरीदने या बेचने के लिए भी किसका यूज करते थे? गाय देते। जैसे अपन मुद्रा देते हैं, पैसे देते हैं, वो क्या लोग देते थे? गाय दिया करते थे। हाँ जी, ये भी शब्द आपने ध्यान में रखना है। आपसे पूछेंगे कि वैदिक काल में अव किसे बोला गया? अव किसे बोला गया? भेड़ को बोला गया। अजा किसको बोला गया? बकरी को बोला गया। ऋग्वेद में अनेक बार उल्लेख भी इनका हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है। इसका मतलब सेकेंडरी थी, इतनी ज्यादा नहीं, पशुपालन का ज्यादा इनको महत्व रखा था। इसमें कई स्थानों पर यव और धान्य शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका जी? यव और धान्य का। ये भी मैं आपको आगे करवाऊंगी। यव किसे बोला गया है, जौ को बोला गया है ना? तो आपने ये ध्यान में रखना है। गो शब्द का ऋग्वेद में 174 बार उपयोग हुआ है। ठीक है जी, आपने याद रखना है। गो शब्द यानी गाय। गो मतलब गाय। कितनी बार? 174 टाइम्स इसका यूज किया गया। कहां पर? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद एक किताब है, संहिता है, उसमें कितने कौन सा शब्द कितनी बार यूज हुआ उसको देखते हो उसका महत्व पता लगता है। भाई ये शब्द तो बार बार यूज हुआ है, भाई बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा था। अब अंदाजा लगाते हैं इस चीज का, है ना? आगे देखते हैं। इस काल में युद्ध का मुख्य कारण गायों की गवेषणा अर्थात गविष्टि, गायों का अन्वेषण था। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले बर्तन बना। अच्छा, ये गविष्टि क्या होता है? गाय के लिए किया गया युद्ध था। लड़ाई झगड़े गाय के लिए होते थे। धन दौलत किसको मानते थे? गाय को मानते थे। जैसे अपना साम्राज्य विस्तार करना है, कुछ भी आप ऐसे धन दौलत अपना किसको मानते हैं? उसका ही डर लगा रहता है, उसके बारे में ही युद्ध होते रहते हैं इंसान के। इसी तरह से इनका युद्ध का मुख्य कारण था गायों की गणवेशना, गविष्टि युद्ध ये करते रहते थे। किसके पास ज़्यादा गाय हैं, किसी ने चुरा ली वहाँ से या आक्रमण करके ले ली, उससे छीन ली, कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए ये युद्ध करते थे। वो ये गाय मेरी थी, आपने ली थी, ये जो भी है,
ये युद्ध हुआ करते थे। ऋग्वैदिक काल में वस्त्र धुलने वाले, वस्त्र बनाने वाले, लकड़ी धातु का काम करने वाले एवं बर्तन बनाने वाले शिल्पों के विकास के बारे में विवरण मिलता है। चर्मकार एवं कुम्हार का भी उल्लेख मिलता है। चर्मकार मतलब जो चमड़े का काम करता है। इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे और कांसे के लिए किया गया है। यहाँ पे याद रखना अयस, 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 ये शब्द किसके लिए यूज किए इन्होंने? तांबे और कांसे के लिए। तांबे और कांसे के लिए अयस। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में किसका उल्लेख नहीं मिलता? कपास का नहीं मिलता। और सिंधु घाटी से कंपेयर करो जरा इसको। विश्व की जो पहली सभ्यता थी जहां पे कपास के साक्ष्य मिलते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आर्यों द्वारा लोहारगिरी दस्तकारी का उपयोग में नहीं लाया गया था। लोहारगिरी मतलब लोहे का काम। लोहे के अभी तक ये जानू नहीं है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के जानू बनेंगे, ये जानकारी होगी। अभी तक इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं है। लोहे का ज्ञान नहीं है तो लोहे के काम कैसे करेंगे? तो इस आपसे पूछेंगे इसमें से ऋग्वैदिक काल में इनको कौन सी दस्तकारी नहीं होती थी? लोहारगिरी। ऋग्वैदिक काल में क्रय विक्रय हेतु विनिमय प्रणाली का शुभारंभ हो चुका था। क्रय विक्रय, खरीदारी, यानी कि आप बोलोगे बाटर सिस्टम, ये सारा सिस्टम यहाँ पे चालू हो चुका था। आगे देखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर इस प्रणाली में वस्तु विनिमय के साथ गाय, घोड़े और स्वर्ण से भी क्रय विक्रय किया जाता था। मतलब शुरू हो चुका है किसका? गाय देकर सामान खरीद लेना, घोड़े देकर सामान खरीद लेना, स्वर्ण से भी यानी कि सोने से भी क्या थे? क्रय विक्रय किया जाता था। इस काल में व्यापार करने वाले व्यापारियों एवं व्यापार हेतु सुदूरवर्ती प्रदेशों में भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पणी कहा जाता था। ये अंडरलाइन कर लो भाई, ये अंडरलाइन कर लो। पनी, पनी किसे कहते थे? दूर दूर जाके जो क्या करते थे? घूम घूम कर व्यापार करने जाते थे, उसे क्या बोलते थे? पनी बोलते थे। इस काल में व्यापार स्थल एवं जल दोनों रास्तों से होता था। आंतरिक व्यापार बहुधा गाड़ियों, रथों एवं पशुओं द्वारा होता था। अच्छा ये सुनो, जल से व्यापार का मतलब क्या? अब ये मत सोचना कि जल से मतलब समुद्र से व्यापार, ये मत सोचना। नदियों में से भी तो किश्तियों में सामान लेके जाया जा सकता है। तालाबों से, बड़े बड़े तालाबों, झरनों, तालाबों से, नदियों से। अब यहाँ पे एक बात आ गई, कहते आर्यों को समुद्र के विषय में जानकारी थी या नहीं थी? यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। कहीं पे उल्लेख देखने को मिला आपने किसी सागर का या समुद्र का? अभी तक तो कोई नाम नहीं देखने को मिला। नदियों का जरूर यहाँ पे सिंधु का, गंगा का, है ना, आपको नाम देखने को मिलता है। सरस्वती इनकी सबसे क्या थी? पवित्र नदी मानते थे ये। और सिंधु का सबसे ज़्यादा बार नाम लिया गया किसमें? ऋग्वेद में। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि समुद्र के बारे में जानकारी थी या नहीं, अभी तक नहीं पता। आगे देखते हैं। हाँ, ये भी एक है क्वेश्चन यहाँ पे। कहते इस काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट अर्थात सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर कोई किसको बोलते थे? जो ये भाई किसी को पैसे फाइनेंस करता है बंदा, उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है ना, मतलब कि जो प्रिंसिपल दिया किसी को, उसका इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज आ रहा है उसको, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सूदखोर बोलते हैं, वेकनाट बोलते हैं। इनका धार्मिक जीवन के अच्छा ये बताइए कि आपके इलाके में जो जो लोग पैसे ब्याज पे उधार देते हैं उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, ये आपने बताना है कमेंट करके कि आपकी साइड में जो लोग ब्याज पे पैसे उधार देते हैं किसी को, उन्हें क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल में तो क्या बोलते थे? वैकनाट, या अर्थात सूदखोर, जो सूद लेते थे। इनका धार्मिक जीवन देखिए, धर्म के बारे में देखते हैं कि धर्म के बारे में इनकी क्या विशेषता थी, क्या सोचते थे, क्या करते थे। कहते ऋग्वैदिक आर्यों की देव मंडली 3 भागों में विभाजित थी। इनके जो देव थे ना 3 भागों में बटे हुए। किसके? ऋग्वैदिक पीरियड के लोगों के। कितने भाग में? 3 भाग में। ये है आकाश के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष
आकाश से भी ऊपर जो उसके हैं, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के, आकाश के, अंतरिक्ष के देवता। इन्होंने अपने देवों को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। वे कौन किस आकाश का देवता है, कौन अंतरिक्ष का देवता है और कौन पृथ्वी का देवता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर। ऋग्वैदिक काल में अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य, सुवितु, ऋतु, यम, रुद्र, अश्विनी आदि प्रमुख देवता एवं उषा, अदिति, रात्रि, संध्या आदि प्रमुख देवियां, ये क्या है, प्रमुख थे भाई, ये देवता प्रमुख थे और ये देवियां प्रमुख थी। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का जो नाम है वो प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद के लगभग 250 सूक्तों में इनका वर्णन है, किनका, इंद्र का। इन्हें आर्यों का युद्ध का नेता और वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर भी बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा, वैदिक काल में किस देवता को पुरंदर कहा गया है? इंद्र को। या आपको बोलेंगे इंद्र का अन्य नाम क्या था ऋग्वैदिक काल में? पुरंदर भी बोलते थे, किले तोड़ने वाला, है ना, ये बोला जाता है। ऋग्वेद में दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि था। ठीक है जी, अग्नि था कौन सा? दूसरा। लगभग 200 सूक्तों में इसका वर्णन है, किसका भी? अग्नि देवता का। अग्नि का कितनी बार? 200 बार सूक्तों में इसका वर्णन किया गया। अग्नि का काम था मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका निभाना। आप ये देखो, कोई भी आज धर्म है, कोई भी धर्म है, उसमें अग्नि का रूप आपको देखने को मिलता है। कोई भी धर्म है, कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, कुछ भी है ना, तो वो क्या है? अग्नि का काम है देवताओं के और मनुष्य के बीच में कड़ी का काम करना, मध्यस्थ का काम करना। ये किनका मानना था? इनका मानना था। ऋग्वेद में तीसरा स्थान किसको मिलता है? वरुण देवता को मिलता है। ऋग्वेद के लगभग 30 सूक्तों में इसका प्रयोग किया गया। किसका जी? वरुण देवता का। ये आपने देखना है। आगे चलते हैं। वरुण को ईरान में अहुरमंदा तथा यूनान में ओरनोज के नाम से जाना जाता है। किसको जी? वरुण को। ये आपने ध्यान में रखना, अंडरलाइन करो, जैसे मर्जी करो, इसको करना जरूर है। वरुण को ईरान में क्या बोलते हैं? अहुरमंदा। क्या बोलते हैं? अहुरमंदा। यूनान में क्या बोलते हैं? ओरनोज बोलते हैं। इस समय देवों की पूजा की प्रधान विधि स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ बलि देना। इनका जो सिस्टम था, जैसे मान लो ना, हम कैसे पूजा पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, आरती करते हैं, जो भी हिंदू धर्म का है, सिख धर्म में पाठ होता है ना, तो इनका क्या था? स्तुति पाठ करना, उच्चारण, मंत्रों का उच्चारण करना, लगातार और लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहना, यज्ञ में बलि वगैरह देना। ये इनका तरीका था। क्या? कौन सा तरीका? अपना पूजा पाठ करने का। तो ये हमारा हो गया ऋग्वैदिक काल का फर्स्ट लेक्चर। इसमें हमने 1500 से लेकर 1000 के बीसी तक का डाटा सारा ये याद करना है। मैंने आपको बताया वैदिक काल को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से लेकर 1000 बीसी तक, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल जो अपना 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल। फिर दोनों को कंपैरिजन करके देखेंगे क्या बदला, क्या नया आया, क्या पुराना हमने चेंज हो गया, इसके अंदर देखना है। फिर उसके बाद में इसका लिटरेचर, क्योंकि लिटरेचर इसका बहुत वास्ट है और महत्वपूर्ण भी है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर आपको अगली बार मिलेगा, इसकी अगली क्लास में।